कलावती। डरावनी कहानियों के पिटारे से एक और डरावनी कहानी कलावती आप सभी के सामने है। ये वो औरत है जो कुछ गलत लोगों द्वारा कत्ल कर दी गई। तो कहानी को पूरा सुनिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शाम का वक्त है, कुछ सूरज अभी नज़र आ रहा है। जबलपुर शहर की तूफ़ानी शाम में जंगल के एक छोर पर बनी एक 3 मंजिली आलीशान हवेली के सामने एक बोलेरो आकर रुकी। हवेली को अगर बाहर से देखा जाए तो ये किसी भूतिया बंगले की तरह लगती है, लेकिन अंदर से ये किसी बड़े हवादार महल की तरह है। चारों ओर घना काला जंगल है और एक छोर पर जबलपुर शहर बसा हुआ है। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ा सा पुराना शिव मंदिर है जो पूरी तरह से खंडर बन चुका है। शायद अब वहाँ पर कोई रहता हो या फिर जाता हो। इस बोलेरो में से 5 लोग बाहर निकले और ये हैं कबीर, विराज, विनय, अवनी और मान्या। आइए एक बार इन लोगों के बारे में जान लेते हैं। कबीर, जो कि भूतों प्रेतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और हमेशा ही लड़कियों के साथ में फ्लर्ट करता रहता है। अपने दोस्तों को भूत बनकर डराना या लड़कियों के साथ में मस्ती करना ही इसका एकमात्र काम है। विराज, ये वो इंसान है जो भूतों प्रेतों में हद से भी ज़्यादा विश्वास करता है और सबसे ज़्यादा डरपोक है। विनय एक पढ़ाकू कीड़ा है जिसे भूतों प्रेतों में बड़ा इंटरेस्ट है और सारा दिन कोई न कोई किताब लेकर ही बैठा रहता है। भूतिया किताबें पढ़ना और पैरानॉर्मल वर्ल्ड में इंटरेस्ट लेने का इसे बड़ा शौक़ है। ये तीनों लड़के ही पक्के दोस्त हैं और किसी बिजनेस के काम से यहाँ पर आए हैं। लगभग इन्हें 1 महीने तक इस हवेली में ही रुकना है। हर एक की उम्र 27-28 साल है, किसी की भी अब तक शादी नहीं हुई है। मान्या और अवनी, ये दोनों कबीर और विराज की कॉलेज गर्लफ्रेंड है और इनके साथ में यहाँ पर मस्ती करने आई हैं। विनय सबसे अलग इंसान है जिसका लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो भी अपने शरीफपन के पीछे कई बड़े राज छुपाए बैठा है जिन्हें हम धीरे धीरे खोलेंगे। कबीर चारों ओर नज़र दौड़ाते हुए बोला, आज पूरे 3 साल बाद इस हवेली में वापस कदम रखेंगे। हवेली आज भी वैसी ही पड़ी है जैसे कि 3 साल पहले थी, पूरी तरह सुनसान। बट अब हम लोग आ चुके हैं तो हवेली को सुनसान तो हर हाल में नहीं रहने देंगे। मान्या हवेली को चारों ओर से गौर से देखते हुए, यार कबीर, ये इतनी बड़ी हवेली तुम्हारी है? ऐसी आलीशान हवेलियाँ तो मैंने फिल्मों में देखी थी। यकीन नहीं होता कि मैं आज सच में ही इतनी बड़ी हवेली के आगे खड़ी हूँ। कबीर हंसते हुए बोला, यस बेबी, ये हवेली हमने अपने पैसों से ख़रीदी है। अब बाहर ही खड़े रहना है या अंदर भी चलना है? अवनी, यार मैं तो अंदर जा रही हूँ। जो हवेली बाहर से इतनी शानदार है वो अंदर से न जाने कैसी होगी। विनय एक फ़ाइल में अपनी नज़रें दौड़ाते हुए बोला, यहाँ से शहर लगभग 10 किलोमीटर दूर है। हमारा बिजनेस का प्रोजेक्ट पूरा होने में लगभग 1 महीना लग जाएगा, इसलिए 1 महीने तक हमें यहीं पर रहना पड़ेगा। अब चलो अंदर। कबीर और विराज को छोड़कर बाकी सभी अंदर भाग गए। विराज हवेली की ओर नज़र दौड़ाते हुए बोला, कबीर, मालूम है ना कि इस हवेली को हमने अपना कैसे बनाया था? याद है ना कि 3 साल पहले यहाँ हम लोगों ने क्या किया था? इससे पहले कि विराज आगे कुछ बोल पाता, कबीर ने गुस्से से लाल होकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और अपनी आंखें निकालते हुए बोला, विराज, तुझे कितनी बार समझाया है कि 3 साल का नाम मत लिया कर मेरे सामने। मैं बड़ी मुश्किल से इस घटना को भूल पाया हूँ। आज भी वो रात मुझे याद है। 3 साल पहले उस रात को हम दरिंदों ने यहाँ क्या किया था ये सिर्फ 5 लोग ही जानते हैं, मैं, तुम, विनय और वो 2 शख्स जो यहाँ नहीं हैं। हमारा ये राज मान्या और अवनी के सामने हर हाल में नहीं आना चाहिए। अगर आज हमने इतनी तरक्की की है तो सिर्फ उस एक रात की वजह से। आगे से 3 साल का नाम मेरे सामने कभी मत लेना। वो 3 साल पहले के राज को उस रात में ही रहना चाहिए, समझे? विराज ने डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया। इतने में विनय वहाँ पर आते हुए बोला, सालों, तुम दोनों आते ही शुरू हो गए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि शहर में और कहीं पर रुक जाएंगे, लेकिन तुम दोनों को बड़ा शौक़ था 3 साल बाद में इस हवेली में वापस आने का। हमारा वो 3 साल पहले का राज खुल सकता है। वो रात हमारी ज़िंदगी की काली रात थी, इस बात को हमेशा याद रखना। कबीर एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, डोंट वरी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हमारा वो 3 साल पहले का राज राज ही रहेगा। अब अंदर चलो, हम यहाँ पर पूरी तरह से सेफ़ हैं। अब चलो अंदर। इधर जंगल में एक मंदिर के अंदर एक साधु बैठा हुआ था। तभी पीछे से एक भगत आकर बोला, गुरुजी, उस हवेली में वो वापस आ गए हैं पूरे 3 साल बाद। ये सुनकर पुजारी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। पुजारी हंसते हुए बोला,
उन्हें तो आना ही था। आखिर कलावती ने उन्हें वापस बुलाया है अपना इंतकाम लेने के लिए। उस 3 साल पहले की रात का राज अब वापस खुलेगा। अब फिर से वही खूनी कहानी शुरू हो गई है। फिर से खून बहेगा। अब इस कहानी में असली मज़ा आएगा। भगत शंका से बोला, गुरु इसका मतलब है कि इतिहास? पुजारी बीच में ही बोल पड़ा, बिल्कुल सही। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अब कोई भी नहीं बचेगा। इस हवेली में वापस आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये कहानी शुरू हुई थी आज से 3 साल पहले कलावती की मौत से, और अब ये कहानी ख़त्म होगी इन तीनों दरिंदों के कत्ल से। इधर हवेली के सामने लगे एक बहुत ही बड़े पीपल के पेड़ के पीछे से एक औरत बाहर निकली, जिसके बदन पर सफ़ेद साड़ी थी, आंखें भी गहरी सफ़ेद, खुले काले बाल, चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट, देखने में कोई डायन लग रही थी। वो औरत हंसते हुए बहुत ही डरावनी आवाज़ में बोली, आज 3 साल बाद में आखिरकार तुम्हें वापस आना ही पड़ा। अब इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा। ये खूनी कहानी जिसकी शुरुआत तुम दरिंदों ने 3 साल पहले की थी, अब इस कहानी का अंत मैं करूँगी। कलावती की मौत से शुरू हुई ये कहानी अब तुम दरिंदों की मौत से ख़त्म होगी। अब वो 3 साल पुराना राज फिर से खुलेगा, फिर से खून बहेगा। कलावती एक डरावना सच। अंदर मान्या चारों ओर नज़र दौड़ाते हुए बोली, वाह यार, क्या हवेली है तुम दोस्तों की। ये तो मुग़ल ज़माने का कोई महल लगता है। इतने में चौकीदार रामू वहाँ पर आते हुए बोला, सर जैसे ही मुझे आपके यहाँ पर आने की खबर मिली, तब मैं तुरंत ही यहाँ पर भागा चला आया और आज सुबह ही पूरी हवेली की साफ़ सफाई कर दी। कबीर सर और मान्या मैम के कमरे सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पर हैं। विराज सर और अवनी मैम के कमरे 2nd फ्लोर पर, और विनय सर का कमरा सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है। विनय गुस्से से बोला, अबे सालो, मैं अकेला ग्राउंड फ्लोर पर कैसे रहूँगा। विराज हंसते हुए बोला, तुझे ही बड़ा शौक़ है अकेले रहने का, और तुझे बड़ा शौक़ है ना भूत प्रेतों को पकड़ने का, तो ठीक है, अब नीचे अकेले बैठकर भूत पकड़ते रहना। ये सुनकर सब बुरी तरह हंसने लग गए। अवनी, रात हो गई, मैं और मान्या डिनर बना लेती हैं और तुम तीनों तब तक फ्रेश होकर आओ। मान्या और अवनी किचन में चली गई और बाकी सभी अपने अपने कमरों में भाग गए। चौकीदार वहाँ से बाहर निकला और हवेली के पीछे बने एक कब्रिस्तान की ओर देखते हुए बोल पड़ा, मैं जानता हूँ कि अब वो खूनी कहानी फिर से शुरू होगी जो आज से 3 साल पहले कलावती के खून से ख़त्म हुई थी। इतिहास अब वापस दोहराया जाएगा। भगवान ही जानता है कि अब यहाँ से कोई ज़िंदा बचकर वापस जा पाएगा या नहीं। मैं तो इतना जानता हूँ कि जब कोई लड़की असमय मरती है या फिर मारी जाती है, तब होता है एक पिशाचिनी का जन्म। वो पिशाचिनी जो अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। अब कोई भी इन्हें नहीं बचा सकता है। इस हवेली में 3 साल बाद में कदम रखकर इन तीनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये जिंदा इस हवेली से बाहर नहीं निकल सकते। इतना कहकर चौकीदार वहाँ से निकल गया। कबीर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आया और अपने कमरे में अपना सामान सेट करके नहाने के लिए चला गया। नहाने के बाद कबीर वापस आया और अपने बालों में कंघी करते हुए धीरे से बोल पड़ा, वो एक रात और हम माला माल। हम 5 लोग, मैं, विराज और विनय, और बाकी वो 2 जो अब तक किसी को नहीं मालूम है कि कौन थे। इतना कहकर कबीर पागलों की तरह हंसने लगा। इधर विराज अपने कमरे में आया और नहाकर बाहर निकला और कमरे में चारों ओर नज़रें दौड़ाते हुए बोला, हर एक चीज़, हर एक चेहरा आज 3 साल बाद में फिर से ताज़ा हो रहा है। लेकिन उस राज को हमने इस तरह से दफना दिया है कि कोई चाहकर भी उसकी तह में नहीं जा सकता। इतना कहकर विराज की भी हंसी निकल गई। इधर विनय अपने कमरे में घुसते ही किताबें लेकर बैठ गया और किताब का टाइटल देखते हुए बोला, डाकिनी। बाप रे, कितना ख़तरनाक टाइटल है। मैंने इन दोनों को समझाया था कि वापस इस हवेली में मत आओ। अब 3 साल पहले के वो सभी चेहरे मुझे वापस याद आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उस घटना को भूल पाया था मैं। इतना कहकर विनय के चेहरे पर परेशानी आ गई। इधर जंगल के मंदिर में साधु शिव की मूर्ति के आगे खड़ा था। तभी उसके पीछे एक बहुत ही भयानक सी 22-23 वर्षीय लड़की आकर खड़ी हो गई, जिसके बदन पर पूरे सफ़ेद कपड़े थे, गहरी सफ़ेद आंखें, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट, नंगे पैर, गले में मोतियों का एक बेशकीमती हार। पुजारी बिना पीछे देखे हंसते हुए बोला, आओ कलावती आओ, आखिर तुम्हें तो आना ही था। इतना कहकर वो साधु पीछे घूम गया और ये था वही चौकीदार रामू। साधु यानी चौकीदार रामू हंसते हुए बोला, तुम्हें तो आखिर आना ही था। अब ये कहानी फिर से शुरू होगी क्योंकि तुम भी वापस आ गई हो और वह दरिंदे भी। कलावती बहुत ही भयानक और डरावनी आवाज़ में बोली, अब एक एक इंसान से चुन चुन कर बदला लूँगी, तड़फा तड़फा कर हर एक इंसान को मारूंगी, हर एक इंसान को।
साधु हंसते हुए बोला, कलावती, तुम भले ही एक शक्तिशाली आत्मा हो और बदले की भी प्यासी हो, लेकिन वे लोग भी कोई आम इंसान नहीं हैं। उनके हाथों में पहने हुए वो रुद्राक्ष हमेशा ही उनकी रक्षा करेंगे, जिन्हें तोड़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। कलावती हंसते हुए बोली, कलावती अपने रास्ते खुद ही बना लेती है, तभी तो ये खेल शुरू हुआ है। आगे आगे देखो होता है क्या। इतना कहकर कलावती अचानक से गायब हो गई और साधु अपने आप से बोल पड़ा, जो कुछ भी होता है, लेकिन इतना जानता हूँ कि वे लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएंगे, सब मरेंगे। कलावती का कहर अब छाएगा उस हवेली पर और उन तीनों के साथ में वे दोनों बेगुनाह लड़की भी मरेंगी। इधर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे, तभी अचानक से विनय के कानों में कुछ खोदने की आवाज़ आई। विनय अपने कान पर हाथ रखते हुए बोला, ये आवाज़ सुनी तुम लोगों ने? लगता है कि कोई गड्ढा खोद रहा है। कबीर हंसते हुए बोला, अरे पागल खोपड़ी, कोई कुछ भी नहीं खोद रहा है, तेरे ही कान बज रहे हैं। अब चुपचाप खाना खा। देख तो सही आज कितना ज़बरदस्त खाना बना है। आलूओं की सब्ज़ी तो सच में ही शानदार है, कुछ कहने को ही नहीं है। मान्य, थैंक्स कबीर, वैसे सब्ज़ी मैंने बनाई है। इतने में फिर से विनय के कान में कुछ खोदने की आवाज़ आने लगी और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, अरे मूर्खों, तुम लोगों को खाने की पड़ी है? बाहर से कुछ खोदने की आवाज़ आ रही है, मैं जाकर देखता हूँ। विराज, यार तू बेवजह ही परेशान हो रहा है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। लगता है कि तेरे कान बजने लग गए हैं। मुझे तो वैसे भी भूतों प्रेतों से बहुत डर लगता है। बाहर देख तो सही कितना अंधेरा है। ये विनय पता नहीं कैसे बाहर चला गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट जल्दी आप लोगों के सामने होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।